Good morning, students. Today's topic is Coulomb's law for electric force. तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है? द फोर्स बिटवीन द चार्जेस, चार्ज बॉडी जो होती हैं, जिनको हम पॉइंट चार्जेस बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं पॉइंट चार्जेस? क्योंकि बॉडी का साइज जितना मर्जी हो, तो लेकिन जो उसके फोर्स लगाएगी बॉडी, चार्ज बॉडी, वो अपने एक पॉइंट से लाएगी जो जहाँ पे उसका सेंटर होगा। इसलिए बॉडी का पूरा साइज लेने की जरूरत नहीं होती है। डिस्टेंस बिटवीन द, जैसे कि यूजली सेंटर ऑफ मास ही होता है बॉडी का, जहाँ पे वो चार्ज की पूरी फोर्स या तो जो लगा रही है बॉडी, जो फील कर रही है। तो क्योंकि इसमें चार्ज का ही रोल प्ले है और चार्ज को पॉइंट चार्जेस बोलना है, तो क्योंकि उसका डिस्टेंस एक पॉइंट से लेना होता है। तो आइए हम कूलम लॉ आपको बताते हैं। कूलम एक साइंटिस्ट है जिसके नाम पे चार्ज का ऐसा ही यूनिट भी कूलम है, जिसको शॉर्टकट में सी लिखते हैं। तो कूलम ही पहला साइंटिस्ट था जिसने चार्जेस के बीच में फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, बिटवीन द पॉइंट चार्जेस बताई थी, फार्मूला बताया था। और उसमें इसने बताया था कि ये इस फोर्स के दो नेचर हैं। क्योंकि जो लाइक चार्जेस होंगे वो रिपेल करेंगे, रिपल्सिव फोर्स होगी, जो अनलाइक होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए इसके दो नेचर होंगे। तो दो नेचर की कंडीशन भी आपको मैथमेटिकली भी मैं लास्ट में बताऊंगा। तो पहले इसकी स्टेटमेंट आ जाए, लिखते हैं कि कूलम लॉ क्या कहता है। तो आइए हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट, देखो इसमें दो नेचर होते हैं, दोनों हम जहां पे लिख सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि ऐसे करके हम लिख सकते हैं, और रिपल्शन, क्योंकि दोनों हो सकते हैं, अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है। या हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि एवरीबॉडी मस्ट नो दैट इलेक्ट्रिक फोर्स हैज टू नेचर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है? जो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है जो चार्जेस के बीच में होती है। तो जो अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लिखते हैं तो वो नेचुरली हमें तो यही लिखना पड़ेगा, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। कोई भी दो पॉइंट चार्जेस हैं, जैसे कि हम उनके नाम Q1 और Q2 लिख सकते हैं। तो बेटा जैसे कि यहाँ पे हम ऐसे जहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, बॉडी का साइज लेने की जरूरत नहीं होती, इसलिए इनको पॉइंट चार्जेस बोलते हैं। जहाँ पे जैसे पॉइंट चार्ज Q1 है, क्योंकि चार्ज का नाम Q से डिनोट किया जाता है, और उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो R हम लेते हैं। यही दो चीजें हैं, दो चार्जेस और बीच में डिस्टेंस, इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलो या रिपल्शन बोलो, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। तो इसमें मैथमेटिकली स्टेप दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली का रोल पे आएगा। तो देखिए इज डायरेक्टली, किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रिक फोर्स की। जो है वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल होता है निर्भर करना, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस बोलो, क्योंकि मैग्नीट्यूड का ही प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, ऐसे लिख सकते हैं। एंड इनवर्सली, इनवर्सली होता है जिसका इफेक्ट उल्टा होता है, मतलब बढ़ने से कम और कम होने से ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल होता है निर्भर करना, ये प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, इनवर्स स्क्वायर लॉ लगता है, प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जैसे कि वो हम R ले रहे हैं, यहाँ लिखने की जरूरत है, वो मैथमेटिकली बाद में लिखते हैं। बिटवीन द टू पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं चार्ज, जो दो पॉइंट चार्जेस हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है, और जो चार्जेस हैं उनकी जो मैग्नीट्यूड्स हैं पहले उनके प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली करता है। डायरेक्टली होता है जो न्यूमिनेटर पे आता है, इनवर्सली होता है जो डिनोमिनेटर पे आता है। तो इसको हम मैथमेटिकली बेटा कैसे लिख सकते हैं? शॉर्टकट में देखो, इसको मैथमेटिकली बोल सकते हैं कि जो हमने लैंग्वेज में सारा बोला है, तो मैथमेटिक्स हमारी कितनी हेल्प करता है, इतनी बड़ी चीज को हम सिंपल सी लैंग्वेज में ऐसे करके बोल सकते हैं। प्रोपोर्शनल, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो न्यूमिनेटर में होता है, Q1 और Q2 का प्रोडक्ट, क्योंकि कोई भी इंग्लिश के लेटर जब लिखे जाते हैं तो उनके बीच में कोई साइन नहीं, तो प्रोडक्ट होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस,
जितनी भी बात हमने ऊपर हाईलाइट की है ना, लैंग्वेज में लिखी है, वो देखो मैथ हमारी कितनी हेल्प करता है फिजिक्स में। वो इतनी सी जगह पे हमने शॉर्टकट लेटर में चार्जेस, जो दो चार्जेस दिए उनके बीच में डिस्टेंस है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। ये जो Q1 और Q2 हैं, ये पॉइंट चार्जेस हैं। यहाँ पे हम जहाँ लिख सकते हैं Q1 एंड Q2 क्या है, आर पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। एक सेंटेंस में हमने लिख दिया ऐसे। तो बेटा जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम रिमूव करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, F इक्वल टू, तो हमेशा हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा जिसको कि K लिख सकते हैं। बेटा K क्या है, इसको स्मॉल K लिखो या कैपिटल K लिखो, एक ही बात है, Q1 Q2 अपॉन R। अब हम डिस्कशन करेंगे इसको ऐसे, जहां पे बंद कर देते हैं कि K जो है ये फॉर डिफरेंट मीडियम ये डिफरेंट होता है। दैट इज बाय जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसको यूनिवर्सल फोर्स नहीं बोल सकते। इलेक्ट्रिक फोर्स इज नॉट यूनिवर्सल फोर्स। इसका कैसे आंसर देना है कि वैल्यूज ऑफ K जो है डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम बिटवीन द टू। अगर एयर है, जिसको हम वैक्यूम भी बोल सकते हैं, जिसको फ्री स्पेस का नाम दिया जाता है, तो उसके लिए इसकी वैल्यू अलग है। तो देखो बेटा यहाँ पे हमने क्या कहना है, K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये देखो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो एवरीबॉडी नोज दैट कि प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद जो कांस्टेंट आता है उसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ही बोलेंगे। लेकिन इसको कहा क्या जाता है, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स या फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स तो है ना वो, लेकिन इसको इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट, जिसको कि शॉर्टकट में हम फोर्स कांस्टेंट बोल सकते हैं या कूलम्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। कूलम साइंटिस्ट के नाम पे, तभी तो इसको कूलम्स लॉ बोलते हैं, क्योंकि कूलम ने इसको सबसे पहले बताया था। तो कूलम्स कांस्टेंट बोल सकते हैं। और इसकी एक और बात, इट्स वैल्यू जो है, इस वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट, ऐसे शॉर्ट कर लिखते हैं, मीडिया मतलब कोई भी मीडियम जो है, बहुत से डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट मीडियम लिख देते हैं। अलग अलग किस्म का मीडियम होगा तो इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन SI यूनिट्स इन फ्री स्पेस भी इसको किसको कहा जाता है, इन SI यूनिट्स इन फ्री स्पेस किसको बोला जाता है, वैक्यूम को। वैक्यूम का मतलब जहां कुछ भी नहीं है, जहां एयर को, या बीच में दोनों चार्जेस के। तो इसके भी इसमें इसकी वैल्यू कितनी होती है, इट्स वैल्यू जो है वो कैसे हम बताएंगे, K जो है इसके लिए एक फार्मूला भी, इट्स वैल्यू इज गिवन बाय, इट्स वैल्यू इज, तो वो कैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाला पाई जो होता है ना 22/7 एप्सिलॉन नॉट होती है परमिटिविटी ऑफ स्पेस। तो अगर इनकी हम सबकी ये वैल्यू लगाएंगे, इसके लिए फार्मूला हो गया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो कि फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इसमें ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको बोलते हैं परमिटिविटी। ये ऐसे सी की तरह डाल के इसको ऐसे करना और नॉट लिखाना, तो इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस के लिए है। फ्री स्पेस का मतलब जैसे कि वैक्यूम हो सकता है, एयर हो सकता है। तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे लगाएं एप्सिलॉन नॉट जो है, तो मैं जहाँ पे वैल्यू लगाता हूँ इसकी, तो K की वैल्यू कितनी आती है 4/22/7। तो मैं एप्सिलॉन परमिटी की वैल्यू 8.854 × 10⁻⁻²। तो इसके यूनिट बेटा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके यूनिट क्या होते हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो इसकी यूनिट की मैं बात करूंगा, लेकिन इसकी जब कैलकुलेशन करोगे आप तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आएगी 9 × 10⁻⁹ जो इसकी यूनिट है ना, इसके यूनिट लिखे तो उसके जो K के यूनिट होंगे वो इसके उल्ट होंगे। ये कूलम से जी जो है, अगर हम जहाँ पे लिख रहे हैं तो इसके जो यूनिट आएंगे जहाँ पे, जैसे कि न्यूटन जो है मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, क्योंकि ये किसके यूनिट लिखे मैंने, ये तो एप्सिलॉन नॉट
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिखे ना, तो जब ऊपर जाएंगे ये तो जो पावर प्लस वाली है वो माइनस में हो जाएगी, जो माइनस वाली है वो प्लस में होगी, तो ऊपर जाके प्लस वाली तो पहले लिखनी होती है। न्यूटन की पावर -1 थी ना, इसको बोलते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऊपर जाके ये न्यूटन जो है वो -1 का प्लस बन जाएगा, मीटर स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, माइनस कूलम स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये पर कूलम स्क्वायर हो सकता है, आपको ना दिख रहा हो तो ऐसे करके मैं ऐसे लिखता हूं, ये भी ऑब्लिक करके c की पावर 2 है ना, तो ऊपर जाके जो है वो इसको माइनस में ही लिखा जाता है, लेकिन नीचे इसको प्लस में लिखा जाता है। तो अब बेटा जो बात जो है जहां पे k की है, तो k की वजह से अगर हम k का ही फार्मूला लगा दें, वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं, 9 × 10 की पावर 9, जब हमने कोई न्यूमेरिकल करना होगा तो तब हम 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन अभी तो हमें ये जो जर्नल में इन SI यूनिट्स, देयरफॉर इन SI यूनिट्स जो है द इलेक्ट्रिक फोर्स, चाहे वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, तो वो कैसे लिखी जाएगी ये आप देखो। इन SI यूनिट्स एंड इन फ्री स्पेस की है बात ये, तो इन SI यूनिट्स एंड इन फ्री स्पेस, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसकी फ्री स्पेस में होती है, बाकी कोई भी मीडियम होगा तो इसकी वैल्यू तभी तो, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक फोर्स इज नॉट ए यूनिवर्सल फोर्स। ग्रेविटेशनल जो फोर्स थी ना दो मासिव बॉडी के बीच में, वो यूनिवर्सल थी, क्योंकि वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसलिए इट इज नॉट यूनिवर्सल। और हम इन SI यूनिट्स द इलेक्ट्रिक फोर्स जो लिखेंगे वो तो अंडरस्टूड है कि फ्री स्पेस वाली ही लिख रहे हैं हम, जो कि जहां भी मैंने लिख दिया है। तो देयरफॉर हम इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला कैसे लिखेंगे, ये k नहीं लिखेंगे, हम k का फार्मूला लिख देंगे जो कि फ्री स्पेस के लिए है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 का प्रोडक्ट चार्जेस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये है, हम फाइनल में पहुंच गए। अगर आप ये इन SI यूनिट से है तो फ्री स्पेस तो है ही है, लेकिन अगर हम CGS यूनिट में देखेंगे तो ये जो k की वैल्यू वो 1 होती है CGS यूनिट में। अगर हम CGS यूनिट में भी कोई कहे हमें लिखना है तो वो भी हम आपको बता सकते हैं कि जैसे ऐसे थोड़ा बॉक्स में कर देते हैं। इन CGS यूनिट्स अगर हमें फोर्स की वैल्यू लिखनी है तो k 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, Q1 Q2 अपॉन r²। ये भी बात आप ध्यान से रखिए। और ये फ्री स्पेस के लिए सारा लिख रहे हैं, जो मीडियम होगा उसके लिए जो कांस्टेंट की वैल्यू है, परमिटिविटी जो भी है वो अलग अलग होगी, और उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हर एक बुक्स में भी लिखी होती है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था बेटा कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि सबसे पहले कूलम ने बोला था, उसी के नाम पे है, जिसमें बताया गया है कि जो फोर्स होती है बिटवीन द चार्ज बॉडीज, जैसे Q1 और Q2 लिखा गया, तो इसमें इसकी जो वैल्यू है डायरेक्टली चार्जेस के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, और इनवर्सली जो है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस को कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने से इसकी फोर्स कम होगी और डिस्टेंस कम होने से फोर्स ज्यादा होगी, लेकिन चार्जेस के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है। चार्ज अगर बढ़ेगी एक भी, क्योंकि म्यूचुअली है, दो में से एक भी चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स जो है दोनों के ऊपर बढ़ेगी। ये आगे अभी हम ये किस फॉर्म में इसको कर रहे हैं, स्केलर फॉर्म में, जहां हम लिख सकते हैं, ये हम इसको स्केलर फॉर्म में कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम इसमें डायरेक्शन का कोई ख्याल नहीं रख रहे, यही बता रहे हैं कि फोर्स लगती है, और वो फोर्स जो एग्जर्ट करता है एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर, उसका ये तरीकाकार है, और इसकी कांस्टेंट आता है, वो अलग अलग मीडियम के लिए अलग है। लेकिन हमने जो लिखा है ये फ्री स्पेस के लिए लिखा है, ये बात नोट करके रखें, जिसमें वैक्यूम आ सकता है या एयर आ सकती है। बाकी इसमें कंडीशन जैसे अट्रैक्टिव कब होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स के दो नेचर हैं, ये मैंने बता दिया आपको। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, इसके दो नेचर हैं। अब जिसकी अट्रैक्टिव कब होगी और रिपल्सिव कब होगी, मैक्सिमम तो हमें जितना भी है वो रिपल्सिव बताना है, जैसे कि जहां जितना भी बताना है ये रिपल्सिव है। अब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों की कंडीशनें आपको बताता हूं। देखो जैसे कि मैं ऐसे फर्स्ट केस लिख देता हूं, अट्रैक्टिव फोर्स, whenever in exam you are asked to find the attractive force formula, या उसकी कंडीशन आपको फाइंड करने के लिए बोलते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन अट्रैक्टिव फोर्स कब होगी, अट्रैक्टिव फोर्स कब होगी, व्हेन Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है, लेस देन जीरो का मतलब होता है Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव। देखो बेटा जो नंबर लाइन हम जब बनाते हैं, जैसे कि जहां जीरो लिखते हैं
और लेस देन 1 जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं जितने भी, और ग्रेटर देन 1 जो जीरो का रेफरेंस लेते हैं, लेस देन 0 जो नेगेटिव होते हैं और ग्रेटर देन 0 जो है वो पॉजिटिव होते हैं। ऐसे ये साइड पॉजिटिव होती है और ये साइड नेगेटिव। तो लेस देन 0 लिखो जब Q1 Q2 का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आना चाहिए। उसका मतलब क्या होगा, दैट इज अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज, क्योंकि एक प्लस का होगा दूसरा माइनस का होगा तभी तो उसका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा ना। ये तो आप मैथमेटिक्स 8th 7th या किसी भी क्लास में पढ़ा हुआ है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर एक चार्ज जैसे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो आंसर तभी तो नेगेटिव आएगा। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे आंसर तो पॉजिटिव आएगा। इसलिए Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट या नेगेटिव बोल दो या लेस देन 0। दैट इज भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस जो होते हैं इज द कंडीशन फॉर अट्रैक्टिव फोर्स। ये कोई भी पूछ सकता है कौन सी कंडीशन है, लैंग्वेज में बोल सकते हैं, मैथमेटिकली बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, मैथमेटिक्स का तो बोल भला होता है। तो ये है कि अनलाइक चार्जेस के लिए अट्रैक्टिव फोर्स होती है, और अट्रैक्टिव में क्योंकि Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा तो जहां माइनस लगा सकते हैं। अगर हमें अट्रैक्टिव फोर्स लिखनी है तो हम ये आपको कहीं आपको कोई ऐसे क्वेश्चन ही पूछ ले कि अट्रैक्टिव फोर्स का फार्मूला लिखो, तो उसमें हमने कंडीशन क्या देखनी है, बाकी तो वही है सब कुछ। तो देखो जैसे कि ये मैंने अट्रैक्टिव फोर्स का फार्मूला लिखा है, तो इसमें बात क्या है, क्योंकि जनरल में जो फोर्स है वो रिपल्सिव ही लिखी जाती है। रिपल्सिव चार्ज जो होता है वो श्योर प्रूफ होता है चार्ज का। अट्रैक्टिव तो ग्रेविटेशन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई बात नहीं। ये माइनस साइन शो करता है कि Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है, लेस देन 0 आएगा तो तभी ये अट्रैक्टिव फोर्स का फार्मूला है। जो रिपल्सिव का होगा वो पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव तो लिखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि एक कंडीशन और मैं बताता हूँ रिपल्सिव फोर्स के लिए। रिपल्सिव होती है जिसमें बॉडी जो है एक दूसरे को रिपेल करेगी। कौन सी बॉडी, जो कि चार्ज बॉडी से। तो इसमें क्या कंडीशन है, देन Q1 जब बेंड लिखा ना तो देन फोर्सेस आर अट्रैक्टिव, ये आप लिख सकते हैं। तो यही तो है ना कंडीशन फॉर अट्रैक्टिव फोर्स, एक ही बात है। इसी तरह से व्हेन Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, दैट इज उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 Q2 का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है, देन इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे आप सेंटेंस लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स इज रिपल्सिव। मतलब जब लाइक तो दैट इज हम इसको अगर ऐसे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, व्हेन द चार्जेस टू चार्जेस आर लाइक चार्जेस आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, तो देन द इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो रिपल्सिव होगी। तो दैट इज लाइक चार्ज। हम लाइक चार्जेस का मतलब समझते हैं, लाइक चार्जेस का मतलब एक जैसे, दोनों पॉजिटिव, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, जैसे मर्जी आप लैंग्वेज में लिखो। और हम रिपल्सिव फोर्स का जो है फार्मूला जो लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, इसमें तो कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि अंडरस्टूड है कि ये पॉजिटिव है, Q1 Q2 तो अपॉन R², ऐसे करके मैंने लास्ट में बता दिया। तो मतलब कि जो हम पहले कर रहे थे ये तो हमने दो केस बता दिए ना कि अट्रैक्टिव कब होगा, रिपल्सिव कब होगा। उससे पहले जो हम लिख रहे थे वो हम रिपल्सिव ही लिख रहे हैं क्योंकि रिपल्सिव ही बताए जाते हैं। अट्रैक्टिव तभी बताना है जब कोई एग्जाम में स्पेशली पूछ दे कि अट्रैक्टिव फोर्स बताओ, तो उसमें क्या है सिर्फ माइनस लगा देना और क्या करना उसमें। तो इस तरह से मैंने ये दो कंडीशन भी बता दी, इनको कंडीशन भी बोल सकते हैं। कंडीशन फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेज ऐसे करके लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, द कंडीशन फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेज द चार्जेस आर अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस का मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, चाहे पहला पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, या दूसरा पॉजिटिव और पहला नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो तब भी आंसर उसका पॉजिटिव में आएगा ग्रेटर देन 0। अगर दोनों नेगेटिव हैं तब भी आंसर पॉजिटिव में आता है क्योंकि नेगेटिव इनटू एक नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो ये था आज का कूलम्ब्स लॉ फॉर अट्रैक्टिव फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही मेन बात है जो हमने सबसे पहले जब चार्ज की डेफिनेशन बताई थी तो क्या बताया था, चार्ज इसी इलेक्ट्रिक फोर्स के रेफरेंस से बताया था ना। जो चार्ज की सबसे पहली प्रॉपर्टी है ये आपको मैंने समझाया हुआ है कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये बात तो सबसे पहली है। और कूलम्ब वाज द साइंटिस्ट जिसने इसका मैथमेटिकली फार्मूला बताया और फ्री स्पेस के लिए बताया। और हम आपको आगे ये भी डिस्कशन करेंगे कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है मैक्सिमम किसमें होती है, फ्री स्पेस में। बाकी जो भी मीडियम होंगे चाहे वो कोई ऑयल है या कोई भी मीडियम है उनमें फोर्स कम होगी।
तभी तो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में जो इंसुलेटर प्योर वाटर डाला जाता है जो कि इंसुलेशन का काम करता है, ताकि चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा के डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो ये है हमारा एसआई यूनिट्स में इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला। इन एसआई यूनिट्स एंड फ्री स्पेस भी बोल देते हैं, क्योंकि फ्री स्पेस का रेफरेंस ये आ रहा है एप्सिलॉन नॉट, ये फ्री स्पेस के लिए होता है। अगर कोई मीडियम हो तो उसकी के की वैल्यू अलग अलग होती है, और ये भी सारा सीजीएस यूनिट में भी अगर के की वैल्यू जो होती है, जहां तो फार्मूला है ना एसआई यूनिट में, अदरवाइज के की वैल्यू जो है सीजीएस यूनिट में जो है एज के इक्वल टू 1 इन एसआई यूनिट्स। के की वैल्यू क्या आती है, ये के जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ना, इसकी वैल्यू 1 आती है। ये मैंने ऐसे आपको रेफरेंस के लिए लिख दिया। तो बाकी ये आपने याद करना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैंने इसको आपको स्केलर फॉर्म में बताया। स्केलर का मतलब जिसमें डायरेक्शन का कोई ख्याल नहीं रखा कि एक चार्ज दूसरे के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, वो कल हम वेक्टर फॉर्म में भी इसको करके दिखाएंगे। तो यही था आज का। और कुल मिला के कुछ फीचर्स भी होते हैं कि कितने डिस्टेंस तक ये एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है, इसकी डिस्कशन भी अलग से की जाएगी। ये था सारा अट्रैक्टिव और पल्सिव दोनों नेचर होते हैं, दोनों अलग अलग करके कंडीशन बता दी। दैट इज कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर कर।